सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी फॉर सब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 का। इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो यूनिट 2 से हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि HTML क्या होता है। सो व्हाट इज HTML? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML की फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसको हम यूज करते हैं टू क्रिएट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि HTML किस लिए काम आता है? इट इज यूज टू क्रिएट एंड डिजाइन डॉक्यूमेंट्स ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, ये वेब पेजेस को बनाने के लिए काम आता है HTML। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है, It structures web pages and their content by using elements represented by text। ये वेब पेजेस को एक स्ट्रक्चर दे देता है और उसके कंटेंट को भी एक स्ट्रक्चर दे देता है, क्योंकि ये कुछ एलिमेंट्स यानी कि टेक्स्ट का इस्तेमाल करता है। तो HTML क्या है? HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस को बनाने के लिए काम आती है। ये वेब पेजेस को स्ट्रक्चर करने के लिए भी काम आती है और उनके कंटेंट को भी मैनेज स्ट्रक्चर देने के लिए काम आती है। बात करें स्ट्रक्चर क्या होता है HTML डॉक्यूमेंट का, तो HTML डॉक्यूमेंट जो होता है उसके अंदर चार पांच चीज़ें होती है मेनली। तो सबसे पहला क्या होता है? एक होता है डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन, यानी कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन। जैसे यहाँ पे है ना, ये डॉक टाइप HTML, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन है। ये इंडिकेट करता है कि जो भी कंटेंट हम इस फाइल के अंदर लिखने वाले हैं या इस HTML के अंदर लिखने वाले हैं वो डॉक्यूमेंट टाइप की होगी, और उसको जब पार्स किया जाएगा तो वो एज डॉक पार्स होगी। तो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेरेशन ये बताता है, जो हम HTML के अंदर डॉक टाइप HTML लिख देते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा ये डॉक्यूमेंट है, कि जो हमारी ये हम लाइंस लिखी हुई है कोड की, ये डॉक्यूमेंट टाइप की लाइंस है और इनको हम डॉक की तरह पार्स करेंगे। दूसरा है HTML एलिमेंट, दो HTML टैग, यानी कि ये रैप करेगा सारे के सारे कंटेंट को ऑन द ब्राउजर एंड टेल इट इज एन HTML डॉक्यूमेंट। तो HTML का जो टैग है ये क्या बताता है? ये बताता है ब्राउजर को कि जो भी हम इसके अंदर लिखने वाले हैं वो सब HTML टाइप का डॉक्यूमेंट होगा। तो HTML एलिमेंट के भी दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन, एक होता है बॉडी सेक्शन। तो हेड सेक्शन के अंदर हम टाइटल वगैरह लिखते हैं, यानी कि हेडिंग्स लिखते हैं अपने डॉक्यूमेंट के, और बॉडी सेक्शन के अंदर हम उसकी बॉडी लिखते हैं, जैसे कि दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ। तो अगर हम इस वाले डॉक्यूमेंट को चलाएंगे, रन करेंगे और इसको मतलब हमने आउटपुट दिखाना है, तो आउटपुट क्या आएगा? पेज टाइटल, दिस इज हेडिंग इक्वल टू दिस इज पैराग्राफ। तो इस तरीके से आ जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे पेज का टाइटल बड़ा होगा, उससे थोड़ा छोटा होगा H1 का हेडिंग, ये जो H1 है, और उससे भी छोटा होगा P। तो जब आपके पास स्ट्रक्चर पूछा जाए HTML डॉक्यूमेंट का, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बना के आइएगा। ये जो मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, इसमें आपको कहना है कि चार चीज़ें होती हैं स्ट्रक्चर में। एक होता है डॉक टाइप HTML डिक्लेरेशन, एक होता है HTML, एक होता है हेड टैग, और फिर होता है बॉडी टैग। अब है कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स क्या होते हैं? HTML टैग्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट के। ये डिफाइन करते हैं कि कौन सा कंटेंट और कैसे कोई भी कंटेंट स्ट्रक्चर किया जाएगा और डिस्प्ले किया जाएगा वेब ब्राउजर के अंदर। तो टैग्स किस लिए काम आते हैं? टैग्स हम इसलिए लगाते हैं ताकि जब हम वेब पेज के अंदर इन सब चीज़ों को चलाएं तो किस तरीके से आएगा, किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम टैग्स का यूज़ करते हैं। तो HTML टैग्स क्या है? HTML टैग्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है HTML डॉक्यूमेंट्स के, क्योंकि बिना टैग्स के हम HTML में काम ही नहीं कर सकते। वो ये डिफाइन करती हैं कि कैसे कोई भी कंटेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड होगा और डिस्प्ले होगा वेब ब्राउजर के अंदर। टैग्स को हम ओपन ब्रेसेस और इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, ये जो है ना एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। तो टैग्स आर इनक्लोज्ड इन एंगल ब्रैकेट्स, और वो पेयर के अंदर आता है। एक होता है ओपनिंग टैग और एक होता है क्लोजिंग टैग। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें HTML टैग्स की, तो एक होते हैं ओपनिंग टैग्स, यानी कि इसमें हम टैग का नेम लिख देते हैं इस तरीके से, और क्लोजिंग टैग में क्या करते हैं? हम स्लैश लगाते हैं और टैग का नेम लिख देते हैं। इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर होता है HTML टैग्स का। और कंटेंट का होता है इन दोनों चीज़ों के बीच में, जैसे कि हमने लिखा H1, ये एक हेडिंग का टैग है, इसमें लिख दिया दिस इज हेडिंग, और यहाँ पे हमने H1 को क्लोज कर दिया। तो ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर है टैग्स का, जहाँ पे ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है और ये है इसकी कंटेंट।
तो HTML टैग्स जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पेयर टैग्स और एक होते हैं सिंगुलर टैग्स। पेयर टैग्स वो होते हैं जिसमें ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है, जैसे टाइटल, ये टाइटल डिक्लेयर करने के लिए काम आएगा, स्लैश टाइटल, ये मतलब पेयर टैग्स है जिनमें ओपनिंग टैग्स भी है और क्लोजिंग टैग भी है। ऐसे ही HTML है, इसमें ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। ऐसे ही हेडिंग है, हेड, उसमें ओपनिंग है क्लोजिंग है। लेकिन एक सिंगुलर टैग्स भी होते हैं जिसमें कि कोई मतलब क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जैसे कि BR है, यानी कि ब्रेक लाइन के लिए यूज किया जाता है ये, और इसके अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो दो टाइप्स के टैग्स होते हैं HTML के अंदर, एक होते हैं पेयर टैग्स और एक होते हैं सिंगुलर टैग्स। बात करें कि कौन कौन से डिफरेंट टैग्स यूज किए जाते हैं जब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करते हैं HTML के अंदर। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब जब हम टेक्स्ट को सही तरीके से लिखते हैं, टेक्स्ट को एक प्रॉपर फॉर्मेट देते हैं, तो टेक्स्ट को प्रॉपर फॉर्मेट देने के लिए कौन कौन से टैग्स हम HTML में यूज कर सकते हैं उनके बारे में बात करें। तो सबसे पहला है टाइटल। तो टाइटल क्या होता है? टाइटल टैग जो होता है ये इस तरीके से लिखा जाता है, टाइटल वेब टेक नोट्स टाइटल। तो इसका जब हम इसको पास करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वेब टेक नोट्स। तो ये टाइटल देने के लिए काम आता है। एक होता है एड्रेस टैग। एड्रेस टैग क्या होता है? ये फुटर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए काम आता है। ठीक है, एड्रेस टैग क्या करता है? वो फुटर इंफॉर्मेशन दे देता है। फुटर मतलब ये नीचे का जो पार्ट होता है ना किसी भी वेबसाइट का, उसको फुटर बोला जाता है। तो एड्रेस टैग किस लिए काम आएगा? एड्रेस टैग का काम आएगा कि वहाँ पे कॉपीराइट लिख देना है, यहाँ पे मैं स्टडी फॉर सबका कॉपीराइट लगा दूँ, तो ये फुटर है, यानी कि एड्रेस टैग है ये। एक होता है ब्रेक टैग, जो पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, जो सिंगुलर टैग्स के अंदर आता है। ब्रेक टैग क्या है? ये लाइन ब्रेक के लिए काम आता है। एक होता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग किस काम आता है? वो पैराग्राफ को ऐड करने के लिए काम आता है। और इसके अंदर हम अलाइन टैग का भी यूज कर सकते हैं। अलाइन मतलब उसको हम पैराग्राफ को या तो लेफ्ट में लिख दें या राइट में लिख दें या सेंटर में लिख दें। तो अलाइन क्या करता है? टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट और सेंटर में अलाइन करने के लिए काम आता है। लेफ्ट, राइट और सेंटर में अलाइन करने के लिए काम आता है। ठीक है, तो पैराग्राफ टैग को कैसे लिखते हैं? P/P, इस तरीके से हम पैराग्राफ टैग को लिखते हैं। एक होता है डिव टैग। डिव टैग किस लिए काम आता है? ये एक सेक्शंस जो है वो बना देता है। हमारी वेबसाइट के अंदर ये सेक्शंस बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो डिव टैग को कैसे लिखते हैं? DIV, यहाँ पे हमने लिख दिया कोई भी कंटेंट और उसके बाद /DIV एंजल ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये टैग्स यूज करते हैं हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर HTML में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ हमको हेल्प करिए, क्योंकि हम आपकी एक एक सब्सक्राइबर, एक एक लाइक हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस लेकर के आए। शुरू करते हैं। कौन कौन से टैग्स हम यूज़ करते हैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए? तो एक होता है हेडिंग स्टाइलिंग टैग्स। तो HTML जो है वो टैग्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं हम HTML को स्टाइल करने के लिए? पहले है हेडिंग स्टाइल टैग्स, यानी कि वो हेडिंग को स्टाइल करते हैं। तो HTML जो है वो 6 डिफरेंट लेवल के हेडिंग्स को सपोर्ट करता है। एक होता है H1, एक होता है H2, एक होता है H3, एक होता है H4। तो इस तरीके से 6 तक होते हैं। ठीक है, तो ये HTML जो है वो सपोर्ट करता है 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग को। अगर हम इस वाले हेडिंग की कुछ चीज़ को पास करेंगे, जैसे इसमें लिख दिया हमने H1 के अंदर स्कूल, H2 के अंदर लिखा क्लास, H3 के अंदर लिखा स्टूडेंट्स, H4 के लिखा रोज, इसके नीचे लिखा रो नंबर 1। तो इस तरीके से क्या करेंगे, जब हम इसको पास करेंगे तो स्कूल जो है वो बड़ा आएगा, क्योंकि H1 जो है उसका साइज बड़ा होता है, H2 का उससे थोड़ा छोटा होगा, H3 का उससे भी छोटा होगा, H4 का साइज उससे छोटा होगा, H5 का साइज उससे भी छोटा होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं जिनसे हम हेडिंग्स को स्टाइल कर सकते हैं। तो HTML 6 डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग्स को सपोर्ट करता है। एंड दूसरा टैग जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है ड्राइंग लाइक टैग्स, यानी कि एक HR टैग होता है। HR टैग क्या करता है? वो हॉरिजॉन्टल रूलर दे देता है। इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल रूलर। ये टैग हम यूज़ करते हैं फॉर ड्राइंग हॉरिजॉन्टल लाइन अक्रॉस द होल पेज स्पेसिफाइड। तो जैसे ये एक पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, ये हमारा एक पर्टिकुलर पेज है, अगर इसके अंदर हमको HR टैग लगाना है तो HR टैग क्या करेगा? वो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रूलर दे देगा। हॉरिजॉन्टल मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देगा। एक होते हैं टेक्स्ट को स्टाइल करने वाले टैग्स, यानी कि जो हमने अब टेक्स्ट लिखा है उसको भी हम स्टाइल कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे B टैग है, ये सारे टैग्स हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बॉडी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो एक है B टैग। B टैग क्या करता है? ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देता है। एक होता है इटैलिक टैग।
ये टेक्स्ट को इटैलिक बना देगा। एक होता है यू टैग, ये डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को अंडरलाइन, यानी कि मैंने लिखा स्टडी फॉर सब और मैंने यहाँ पे अंडरलाइन टैग लगा रखा है, तो वो इस तरीके से अंडरलाइन आ जाएगी इसके नीचे, स्टडी फॉर सब। इटैलिक टैग इटैलिक में लिख देता है। तो ये सारे जो है हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल टैग्स हैं। एक होता है सेंटर टैग। सेंटर टैग क्या काम करता है, ये डिस्प्ले करता है सारी चीज़ों को इनसाइड इट इन सेंटर, यानी कि वेब पेज पे जब हम सेंटर टैग लगाएंगे तो वेब पेज पे जो भी इसके अंदर लिखा हाय दोस्तों वो सेंटर में आ जाएगा, हाय दोस्तों, इस तरीके से। ओके, जैसे अब आपने क्या किया, अब आपने सेंटर टैग को इस्तेमाल किया, सेंटर स्लैश सेंटर, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर हमने लिख रखा है दोस्तों, जब सेंटर टैग को हम HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लगाते हैं तो वो डिस्प्ले करता है सारी चीज़ों को सेंटर में। जैसे हाय दोस्तों लिखा है तो वो इस वेब पेज के सेंटर में आ जाएगा, हाय दोस्तों, इस तरीके से। एक होता है फॉन्ट सेटिंग टैग्स। फॉन्ट सेटिंग टैग्स किस लिए काम आते हैं, वो ये टैग्स जो होते हैं वो जो हमारा फॉन्ट है, ठीक है, जो हमारा फॉन्ट है उसको स्पेसिफाई करने के लिए काम आते हैं। तो इनका जो स्टाइल डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है एट्रीब्यूट्स पे। जैसे फॉन्ट सेटिंग फेज होता है, फॉन्ट फेज इक्वल्स टू एरियल, साइज इक्वल्स टू 6, कलर इक्वल्स टू ब्लू, ठीक है। वेलकम टू महादेव्स वर्ल्ड फॉल्ट, तो हमको ये लिखना है वेलकम टू महादेव्स वर्ल्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, फॉन्ट टैग लगाया। फॉन्ट टैग के अंदर हम अब उसके एट्रीब्यूट्स को डिसाइड कर सकते हैं कि फॉन्ट का जो फेस है, यानी कि जो फॉन्ट होना चाहिए हमारा किस टाइप का होना चाहिए, एरियल होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, ठीक है, या नोट साइंस होना चाहिए। तो इस तरीके से हम उसके फेस को डिसाइड कर सकते हैं। फिर उसके साइज को डिसाइड कर सकते हैं कि वो 6 साइज का होना चाहिए, 7 साइज का होना चाहिए। कलर भी डिसाइड कर सकते हैं कि वो ब्लू होना चाहिए। जब हम वेलकम टू महादेव्स वर्ल्ड लिखेंगे तो क्या आएगा, वेलकम टू महादेव्स वर्ल्ड। तो ये इसका जो फॉन्ट फेस होगा वो एरियल होगा, साइज इसका 6 होगा और कलर इसका ब्लू होगा। तो इस तरीके से हम फॉन्ट सेटिंग टेक्स्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे टैग्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए। आई होप इतना आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला है लिस्ट क्या होती है HTML के अंदर। तो लिस्ट जो हम यूज़ करते हैं वो हम इंफॉर्मेशन को लिस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं HTML के अंदर। सो लिस्ट जो है वो यूज़ की जाती है टू प्रेजेंट द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वेल फॉर्म्ड एंड सिमेंटिक वे, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप्स की लिस्ट होती है HTML के अंदर, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, और एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, ये उन लिस्ट के लिए यूज़ होती है जहाँ पे ऑर्डर जो है आइटम्स का वो इंपॉर्टेंट होता है इनके अंदर, यानी कि जो आइटम्स हैं वो ऑर्डर में लिखे जाते हैं। एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, ये वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे ऑर्डर ऑफ द आइटम्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आइटम्स आर टिपिकली मार्क्ड विद बुलेट्स। जैसे ऑर्डर लिस्ट क्या होगी, एक क्लास के बच्चों की रोल नंबर की लिस्ट होगी कि पहला रोल नंबर पहले दूसरा उसके बाद तीसरा, इस तरीके से। और अनऑर्डर लिस्ट कौन सी होगी, जैसे हम अपने घर पे कोई भी सामान लेके आते हैं दुकानों से तो हम एक लिस्ट बना के ले जाते हैं, तो अनऑर्डर लिस्ट होती है। उसमें पता नहीं है कि कहीं पे भी अगर हमने इधर उधर लिख दिया कुछ चीज़ तो दिक्कत नहीं आ जा रही, लेकिन ऑर्डर लिस्ट में दिक्कत आ सकती है। तो एक होती है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट की क्या होती है, ये यूज़ की जाती है लिस्ट ऑफ टर्म्स ऑन के डिस्क्रिप्शन के लिए। ये यूज़फुल होती है ग्लॉसरीज को और उनकी डेफिनेशंस के लिए। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को हम टैग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ DL टैग, और हर एक टर्म जो इस DL टैग के अंदर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती है वो क्रिएट की जाती है यूजिंग DL टैग। हर आइटम एनक्लोज होता है इनके अंदर DT टैग के अंदर जो डिस्क्रिप्शन टर्म देता है, और हर डिस्क्रिप्शन को एनक्लोज करते हैं हम DT से, यानी कि डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन टैग से। तो इनको हमें प्रोग्राम की वजह से समझते तो आपको ये समझ में आ जाएगा। पहला प्रोग्राम है ऑर्डर लिस्ट का, जैसे ये है, हमने डॉक टाइप HTML लिख दिया तो ये डिक्लेयर कर दिया इसने कि ये डॉक टाइप का HTML है। फिर हमने HTML टैग लगाया, फिर हेड के अंदर हमने लिखा ऑर्डर लिस्ट, फिर हेड क्लोज कर दिया, फिर बॉडी खोला, उसके अंदर हमने लिखा H2 यानी कि ऑर्डर लिस्ट, ये हेडिंग है 2 टाइप का। फिर हमने ऑर्डर लिस्ट टैग लगाया जिसका है OL, और उसके अंदर हमने लिस्ट के आइटम्स लिखे LI, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, और ऑर्डर लिस्ट को क्लोज कर दिया। तो ये है हमारा ऑर्डर लिस्ट का क्या प्रोग्राम। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पहले आएगा फर्स्ट आइटम, फिर आएगा सेकंड आइटम, फिर आएगा थर्ड आइटम, ठीक है। तो इस तरीके से ये नंबरिंग में आ जाएंगे ये। तो ये होती है ऑर्डर लिस्ट। अब हम बात करें अनऑर्डर लिस्ट की, तो उसमें हमने प्रोग्राम लिखा, हेड टाइटल में डाल दिया अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो
बॉडी के अंदर हम लिखते हैं और अनऑर्डर्ड लिस्ट की यूएल होता है, इसका टैग जो यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट का यूएल, और उसके अंदर लिखा लिस्ट फर्स्ट आइटम, लिस्ट सेकंड आइटम, लिस्ट थर्ड आइटम। तो ये बुलेट पॉइंट्स में ये इस तरीके से पॉइंट्स में आ जाएगा, ठीक है। अब होता है हमारे पास डी डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमने ये प्रोग्राम लिखा है, आप इसको प्लीज़ देख लीजिएगा। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर डी है, तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होगा। फिर इसके अंदर हम लिखते हैं डी टी, यानी कि HTML इसका डी टी यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म है कि हम डिस्क्रिप्शन किस टर्म का देना चाहते हैं, HTML का देना चाहते हैं। और फिर हम लिखते हैं इसी के अंदर डी टी। तो डी टी क्या है, डी टी इसका डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो क्या आएगा, HTML द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ऐसे ही CSS द स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इनकी, इस तरीके से हमने भैया इनको क्या कर दिया, इनको इस तरीके से हमने डिस्क्राइब कर दिया। तो ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती है, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। आपको लग रहा होगा थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन यार वीडियो ज़्यादा लंबी चली जाएगी और आपको एग्जाम भी है तो जल्दी पढ़ना भी है, इसलिए आप इनको एक बार देख लीजिएगा कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट से काम आती है। तो जैसे हमने डॉक टाइप HTML लिखा, उसके अंदर HTML टैग डालते हैं, फिर हेड टैग डालते हैं, जैसे कि मैंने आपको आर्किटेक्चर जो बताया था उसके अंदर भी था। फिर हम टाइटल डाला कि डिस्क्रिप्शन टाइटल है इसका, फिर हमने हेड टैग को क्लोज किया, फिर बॉडी टैग ओपन किया, बॉडी टैग के अंदर हमने H2 टाइप का एक हेडिंग डाल दिया डिस्क्रिप्शन लिस्ट का, फिर हमने DL डाला है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर हम क्या लगाते हैं, उसके अंदर हम लगाते हैं DT टैग। DT टैग क्या काम करता है, ये डिस्क्रिप्शन को क्या कर देता है, ये डिस्क्रिप्शन टर्म दे देता है DT टैग। फिर उसके अंदर DD टैग, DD टैग क्या करता है, ये डिस्क्रिप्शन को डिफाइन कर देता है, ठीक है। अगला है कि टेबल टैग्स और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। तो टेबल टैग यानी कि ये जरा टेबल है, ये टेबल टैग बोला जाता है। टेबल टैग जो होता है HTML के अंदर वो क्रिएट करता है टेबल्स को, जो कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्म। तो जो टेबल होता है, जो टेबल स्ट्रक्चर होता है HTML के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारे टैग्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ टेबल्स को, जैसे कि रोज, कॉलम्स, हेडर, सेल्स। तो उनके बारे में डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। तो HTML टैग, टेबल टैग क्या होता है HTML के अंदर, टेबल टैग हम यूज़ करते हैं जब हमको टेबल क्रिएट करना होता है। किसी भी वेबसाइट के अंदर हम टेबल क्रिएट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम टेबल टैग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो टेबल टैग क्या करता है, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे देता है जिससे हम डेटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो टेबल के स्ट्रक्चर्ड की टैग्स कौन कौन सी है, टेबल स्ट्रक्चर टैग्स कौन, एक होती है टेबल टैग यानी कि डिफाइन करती है टेबल को, एक होती है TR टैग, TR डिफाइन करती है टेबल रो को, यानी कि टेबल रो को डिस्प्ले करने के लिए काम आती है। एक होती है TH टैग, तो ये डिफाइन करती है टेबल के हेडर सेल्स को। और बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट होता है TH का वो बोल्ड होता है और सेंटर्ड होता है, यानी कि सेंटर्ड में होता है। एक होता है TD टैग, इसी के अंदर टेबल टैग के अंदर ये सारे टैग्स काम करते हैं। TD टैग क्या करता है, ये डिफाइन करता है टेबल के डेटा, डिफाइन करता है टेबल के डेटा की सेल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको। इसका भी जो टेक्स्ट होगा वो रेगुलर होगा और लेफ्ट अलाइंड होगा। एक होता है कैप्शन टैग, यानी कि प्रोवाइड करता है टाइटल और कैप्शन फॉर द टेबल। एक होता है T हेड, यानी कि एक ग्रुप करता है हेडर कंटेंट को टेबल के अंदर। एक होता है T बॉडी टैग, तो ये ग्रुप करता है बॉडी कंटेंट को इन टेबल। एक होता है T फुट टैग, ये ग्रुप करता है फुटर कंटेंट को इन टेबल। तो अभी आपको इतना ऐसा लग रहा होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब एग्जाम एक आपको प्रोग्राम की समझाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो एट्रीब्यूट्स हम टेबल टैग के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं उनके बारे में बात करें तो एट्रीब्यूट्स है एक अलाइन टैग। तो अलाइन क्या करेगा, अलाइन जो है वो अलाइन कर देगा टेबल को लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। एक होता है बॉर्डर टैग, यानी कि ये बॉर्डर को कंट्रोल करेगा जो भी हम टेबल के अराउंड प्लेस करेंगे। और बॉर्डर की थिकनेस को भी हम पिक्सल्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं। एक होती है सेल पेडिंग। सेल पेडिंग क्या है, ये कंट्रोल करती है डिस्टेंस बिटवीन द डेटा इन ए सेल एंड द बाउंड्रीज ऑफ द सेल, ठीक है। तो जैसे ये सेल है हमारे अंदर, तो जो डेटा है इस सेल के अंदर, जब हम सेल पेडिंग टैग लगाएंगे तो वो उसके डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए काम आती है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए डेटा को। 23 लिखा तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए उसका बाउंड्री से सेल की। एक होती है सेल स्पेसिंग, यानी कि कंट्रोल करती है स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल, यानी दो सेल्स है तो उनके बीच में कितनी स्पेस होनी चाहिए, ये सेल स्पेसिंग डिसाइड करती है। एक होता है कॉल स्पैन, तो ये विड्थ ऑफ द सेल होती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कॉलम। एक होती है रो स्पैन, यानी कि हाइट देती है सेल की इन टर्म्स ऑफ रोज। तो एक एग्जांपल में समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है
जहाँ पे हमने डॉक टाइप HTML डिक्लेयर किया हुआ है, HTML टैग लगाया, फिर हमने हैश टैग लगाया जिसका हमने लिखा बेसिक HTML टेबल। फिर हमने लगाया टेबल। टेबल के अंदर हमने बॉर्डर स्पेसिफाई कर दिया, सेल पैडिंग दे दी कि सेल पैडिंग कितनी होनी चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस है डेटा का सेल्स के अंदर उसकी बाउंड्री से वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। बॉर्डर कितनी साइज का होना चाहिए, फर्स्ट साइज का होना चाहिए। सेल स्पेसिंग दे दी कि 2 सेल्स के बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, 0 की। विड्थ कितनी होनी चाहिए, वो 50% होनी चाहिए। तो कैप्शन डाला इसके अंदर हमने सैम्पल टेबल का। तो जब हम सैम्पल टेबल का कैप्शन डाला, उसके बाद टी हेड यानी कि टेबल के हेडर में लिखा हमने TR मतलब टेबल रो आएगी। टेबल हेडर 1, टेबल हेडर 2, टेबल हेड क्लोज कर दिया। फिर हमने डाला टेबल की बॉडी। टेबल का हेडर हो गया, इसमें हमने हेडर के अंदर लिख दिया हेडिंग 1, हेडिंग 2। कौन से टेक्स्ट की वजह से, टेबल रो की वजह से। टेबल रो के अंदर TH आ जाता है, ठीक है। फिर हमने बॉडी लिखी, बॉडी लिखा टेबल रो और TD लिख दिया रो 1 के लिए, सेल 1, TD लिखा रो 1, सेल 1। कॉमा से क्या करते हैं हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है, जैसे ये। तो जब हमने इस वाले प्रोग्राम को रन किया तो सैम्पल टेबल आ गया, जो कि इसका क्या है, कैप्शन है। फिर टेबल हेडर के अंदर का एक सकता हेडर 1, हेडर 2। तो ये इस चीज़ को स्पेसिफाई करने के लिए काम आएगा, टेबल हेडर 1, टेबल हेडर 2, हेडर 1, हेडर 2, ठीक है। फिर हमने टे बॉडी यानी कि अब इन हेडर्स के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए, वो बॉडी स्पेसिफाई करेगी। तो बॉडी ने क्या स्पेसिफाई करा कि जो पहली रो है, जो हमने हेडर क्रिएट किया पहली ये वाली जो रो थी, उसके अंदर क्या आना चाहिए, रो 1 सेल 1 आना चाहिए, रो 1 सेल 1 और रो 1 सेल 2। इस तरीके से हमने इस वाले रो के अंदर क्या आना चाहिए, रो 1 सेल 1, रो 1 सेल 2। और इन दोनों के बीच में स्पेसिंग कितनी रखी थी हमने, 5 की, ठीक है। स्पेसिंग रखी थी 0 की। और अब हम बात करते हैं टेबल दूसरे रो के अंदर हम क्या लिखेंगे, दूसरे रो के अंदर लिखेंगे हम रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 1, रो 2 सेल 1। इस तरीके से आ गया। फिर हमने इसको क्लोज कर दिया। आप ये प्रोग्राम बना के आइएगा, जिसमें आपको सही से समझ में आ जाएगा कैसे ये काम करता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप मेरे को कमेंट करिएगा कि मुझे नोट्स चाहिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो इतना समझ रहे हैं। दोबारा से TL डिफाइन क्या करता है, डिफाइन करता है टेबल रो को, TH डिफाइन करता है टेबल के एड्रेस सेल को, T डिफाइन करता है टेबल के डेटा को, कैप्शन डिफाइन करता है टाइटल और कैप्शन को, TH डिफाइन करता है हेडर को, T बॉडी डिफाइन करती है बॉडी कंटेंट को, T को डिफाइन करता है फोटर को। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ कर सकते हैं HTML के किस्मों में, बॉर्डर टैग, बॉर्डर वाली कर सकते हैं, सेल पैडिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग, विड्थ, कॉल स्पैन, रो स्पैन, ये सारी चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल टैग के अंदर। ये एट्रीब्यूट्स हम टेबल टैग के अंदर ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे TR क्या है, टेबल रो करता है, टेबल हेडर, टेबल हेडर। TR क्या है, टेबल रो को, ये होता है टेबल का डेटा, टेबल का डेटा, इस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है कि इमेजेस क्या होती है HTML के अंदर। तो HTML के अंदर हम इमेजेस को ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग। IMG टैग जो है ये इमेज को ऐड करने के लिए काम आता है HTML के अंदर। ये टैग जो होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है और ये रिक्वायर करते हैं काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स फॉर डिफाइन द इमेज सोर्स, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट एंड अदर प्रॉपर्टीज। यानी कि जो ये इमेज टैग होगा वो सेल्फ क्लोजिंग होगा, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं लगाते हैं। इसका बेसिक सिंटैक्स है इमेज का सोर्स कहाँ से, तो हम इसको URL दे सकते हैं। ऑल्ट उसकी डिस्क्रिप्शन के लिए काम आता है। तो जब हम इसको रन करते हैं इमेज सोर्स को, तो या तो जो हमने URL दिखा रखा है उस URL पर जो इमेज है वो डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर किसी वजह से इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है या वो डिस्प्ले नहीं हो पा रही है, तो यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं कि जो यहाँ पर टेबल, जो यहाँ पे इमेज थी वो किस टाइप की थी, वो बुक थी। जैसे हमने इमेज सोर्स के अंदर डाला इमेज SRC, इसका URL डाल दिया हमने जहाँ पे हमने बुक की इमेज को रखा था, बुक अमेजोन से ले ली हमने। और हमने फिर डाला ऑल्ट, इसके अंदर लिख सकते हैं कि किस टाइप की इमेज थी, बुक की इमेज थी, तो यहाँ पे बुक लिख सकता है। ये बेसिक सिंटैक्स होता है। अगर किसी वजह से हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर ये जो हमारी सोर्स डाला है वो लोड नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या आएगा, जो डिस्क्रिप्शन है वो ये बता देगा कि किस टाइप की इमेज रखी हुई थी यहाँ पे। की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं इमेज के, एक होता है SRC स्पेसिफाई करता है पाथ टू द इमेज फाइल, कि किस पाथ से हमको इमेज फाइल लेके आनी है। एक होता है ऑल्ट टैग, यानी कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इमेज के रिगार्डिंग, जो तब हम डिस्प्ले करेंगे जब इमेज लोड नहीं हो रही होगी, ठीक है। एक होती है विड्थ,
विड्थ भी डाल सकते हैं हम इमेज के अंदर। विड्थ करता है, स्पेसिफाई करता है विड्थ की, विड्थ मतलब इमेज की विड्थ को, और इसको हम पिक्सल्स या परसेंटेज में लिख सकते हैं। एक होती है हाइट एट्रीब्यूट। हाइट एट्रीब्यूट क्या करता है, ये स्पेसिफाई करता है हाइट्स ऑफ द इमेज इन पिक्सल्स और परसेंटेज। टाइटल होता है यानी कि प्रोवाइड करता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेज, जो कि हम टिपिकली शो कर सकते हैं टूल टिप के द्वारा जब हम माउस होवर करते हैं इमेज के ऊपर। जैसे ये एक इमेज हमको शो करनी है, अगर इसके ऊपर हमने माउस लेंगे तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, तो वो टाइटल टैग की वजह से आती है। अब हम बात करते हैं क्लिकेबल इमेजेस कैसे बनाते हैं। कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट देखी होंगी जहाँ पे इमेज होती हैं, उनको हम क्लिक करते हैं ना तो वो खुल जाती हैं। तो ये हम करते हैं एंकर टैग से। तो द एंकर टैग क्रिएट्स ए हाइपरलिंक एंड इट्स href एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द यूआरएल दैट द लिंक गोज टू व्हेन क्लिक्ड। जैसे एंकर टैग क्या करता है, एंकर टैग हाइपरलिंक क्रिएट करता है, AHREF। तो HREF के अंदर हम क्या डालते हैं, उस इमेज का लिंक जिसको हमें क्लिकेबल बनाना है। तो इनसाइड एंकर टैग देयर इज एन इमेज टैग। एंकर टैग के अंदर एक इमेज टैग होता है जिसके अंदर सोर्स एट्रीब्यूट होता है जो कि पॉइंट करता है इमेज फाइल को, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं image.jpg विद द एक्चुअल पाथ टू योर इमेज फाइल। ऑल्ट एट्रीब्यूट इमेज टैग के अंदर होता है जो कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट प्रोवाइड करता है इमेज का, और जब एक यूजर क्लिक करता है इमेज को तो वो डायरेक्ट हो जाता है यूआरएल स्पेसिफाइड टू href एट्रीब्यूट ऑफ द एंकर टैग। तो ये प्रोग्राम को समझते हैं क्या होता है कि हमारे पास ये डॉक टाइप HTML है, हमने HTML की लैंग्वेज सेट कर दी इंग्लिश। लैंग क्या है, एट्रीब्यूट है HTML टैग का जिसमें हमने लैंग्वेज सेट कर दी इंग्लिश। हेडर के अंदर हम क्या लिखा, मेटा चार सेट इक्वल्स टू UTF-8, ये सब चीज़ें अलग रखो। अब हम बात करते हैं बेसिक यहाँ पे आता है, ठीक है, कि हमको किस तरीके से इमेज को क्लिकल बनाना है। तो हमने क्या करा भैया, हमने एक काम करा कि एंकर टैग लिया, उसके अंदर HREF डाल दिया। HREF यानी कि हमने इस तरीके का एक लिंक डाल दिया। फिर हमने इसके अंदर लिखा इमेज का सोर्स। इमेज का सोर्स क्या है, image.jpg, ऑल्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। तो जब हम इसको रन करते हैं तो जैसे ही हमारे पास इमेज आती है, जैसे हमारे पास कोई इमेज आई, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो कहाँ चली जाएगी, वो यहाँ पे चली जाएगी इस URL पे, ठीक है। कि जब यूज़र क्लिक करेगा इमेज पे तो वो URL के ऊपर चली जाएगी जो हमने HREF के अंदर डाल रखा है। ये अप्रोच अलाउ करती है कि हम क्लिकेबल इमेजेस बनाएं जो कि एक्ट करती हैं हाइपरलिंक्स की तरह दूसरे वेब पेजेस। हाइपरलिंक्स क्या होता है, दो वेब पेजेस को कनेक्ट करने के लिए जो लिंक्स हैं उनको हम हाइपरलिंक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्लिकेबल इमेज बना सकते हैं। पहले एंकर टैग के अंदर HREF डालते हैं, HREF मतलब जहाँ पे हमको ये क्लिकेबल बनानी है। फिर इमेज टैग का इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग के अंदर ही, जहाँ पे हम इमेज की सोर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं, ऑल्ट दे सकते हैं कि डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ऑल्टरनेटिव। तो इस तरीके से करते हैं। बढ़ते हैं फ्रेम्स क्या होते हैं HTML के अंदर। तो फ्रेम्स जो होते हैं HTML के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं ताकि हम वेब पेज को डिवाइड कर पाए मल्टीपल सेक्शंस में, और हर एक सेक्शन के पास एक अपना अलग HTML डॉक्यूमेंट होगा। ये हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ, या इनको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट एंड फ्रेम टैग्स, ठीक है। फ्रेम्स किसकी काम आते हैं, जैसे ये हमारी वेबसाइट है तो उसके अंदर एक पार्टिकुलर सेक्शन ये होगा, एक पार्टिकुलर सेक्शन ये होगा। तो हमने जब अपने पूरे वेब पेज को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया तो ये फ्रेम्स की तरह फ्रेम टैग की वजह से होता है। तो फ्रेम्स क्या होता है HTML के अंदर, उनको हम यूज़ करते हैं फॉर डिवाइडिंग द वेब पेजेस इनटू मल्टीपल सेक्शंस, ठीक। कितना आपको समझ गया होगा। हर एक जो टैग है मल्टीपल सेक्शन के अंदर, हर एक जो सेक्शन है उसके अंदर हम डिफरेंट HTML डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं। इनको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेम सेट टैग एंड फ्रेम टैग। जैसे फ्रेम सेट टैग क्या करता है, वो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेम्स को वेब पेज के अंदर, कि जो हम फ्रेम्स बनाने वाले हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ्रेम सेट डिफाइन करता है। जैसे इस एग्जांपल के अंदर मैंने फ्रेम सेट डाला कि जो कॉलम का जो साइज है वो 25% 75% होना चाहिए, यानी कि जो दो कॉलम्स है हमारे पास, एक की जो साइज होनी चाहिए, जो विड्थ है वो 25% होनी चाहिए और दूसरे की विड्थ होनी चाहिए 75%, ठीक है। दूसरा फ्रेम टैग क्या करता है, ये फ्रेम सेट टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, और हर एक फ्रेम टैग जो फ्रेम एलिमेंट जो होगा वो स्पेसिफाई करेगा एक सेपरेट फ्रेम को। इसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं जैसे कि सोर्स जो स्पेसिफाई करता है URL ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट, नेम यानी कि नेम देगा फ्रेम को, नो फ्रेम्स ये प्रोवाइड करते हैं कंटेंट टू बी डिस्प्लेड इफ द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स और इफ फ्रेम्स आर डिसेबल्ड। इन मॉडर्न वेब डेवलपमेंट दिस सेक्शन इज टिपिकली नॉट यूज्ड सिंस फ्रेम्स आर डिप्रिशिएटेड, ठीक है। तो फ्रेम्स क्या काम करते हैं भैया,
फ्रेम्स ये काम करते हैं कि वो वेब पेज जो होता है उसको मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके अंदर हम दो टैग्स का इस्तेमाल करते हैं या दो टैग्स की वजह से इसको क्रिएट करते हैं। एक होता है फ्रेम सेट टैग और एक होता है फ्रेम टैग। तो फ्रेम सेट टैग जो होता है ये डिफाइन करता है कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए फ्रेम्स का एक वेब पेज के अंदर। जैसे इस एग्जांपल हमने फ्रेम सेट डाल रखा है। फ्रेम सेट बताएगा कि हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक कॉलम की साइज 25% है यानी कि विथ 25% है, एक कॉलम की विथ 75% है। तो हमने फ्रेम डाल दिया कि जो हमारे पास फ्रेम होगा, फ्रेम सेट टैग के अंदर फ्रेम टैग डालते हैं। तो इस फ्रेम टैग के अंदर हम फ्रेम सेट टैग के अंदर हम क्या रखेंगे, हम लिखेंगे कि हर एक फ्रेम जो है वो स्पेसिफाई करेगा एक सेपरेट फ्रेम को, यानी कि ये menu.html को स्पेसिफाई करेगा, ये content.html को स्पेसिफाई करेगा। जैसे हमारे पास दो फ्रेम्स आ गए, तो इस फ्रेम के अंदर क्या होगा, यहाँ के अंदर मेन्यू होगी और इस फ्रेम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कंटेंट होगा। ठीक है, तो सोर्स डाल सकते हैं menu.html का, ठीक है, और यहाँ पे नेम डाल सकते हैं। नो फ्रेम्स क्या है, नो फ्रेम्स क्या करते हैं, ये बता देता है कि हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं कर रहा है फ्रेम्स को। नो फ्रेम्स क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है कि अगर हमारा ब्राउज़र सब फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करता है तो नो फ्रेम्स की मदद से हम उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यार जब भी आप सब चीज़ समझा रहे हो ना, तो आपको ये टेक्स्ट का एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के आना चाहिए हर क्वेश्चन के बाद, हर क्वेश्चन के आंसर में, इससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो फ्रेम सेट टैग हमने लिखा। फ्रेम सेट टैग के अंदर हम कॉलम की साइज को यानी कॉलम की विड्थ को स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ्रेम सेट टैग के अंदर वो फ्रेम टैग लगाते हैं। फ्रेम टैग के अंदर हम उसका सोर्स दे सकते हैं और उसका नेम दे सकते हैं। और फिर हम नो फ्रेम टैग का इस्तेमाल करते हैं। नो फ्रेम टैग हमारे को जब काम आता है जब हमारा कोई भी ब्राउजर जो है वो फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करता है। अगला है फॉर्म्स क्या होते हैं HTML के अंदर। तो आपने नॉर्मल फॉर्म्स पढ़े हुए, गूगल फॉर्म्स देखे हुए हैं जहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, क्लिक करते हो या आप अपने फॉर्म को भरते हो। तो इस तरीके के फॉर्म्स को हम HTML के अंदर कैसे क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म्स HTML के अंदर हम यूज़ करते हैं ताकि हम यूज़र के इनपुट को कलेक्ट कर पाए और उसको सर्वर के पास भेज पाए फॉर प्रोसेसिंग। इनको हम क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्म टैग। तो ये FORM टैग जो है ये फॉर्म टैग होता है जिसकी मदद से हम फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं HTML के अंदर। और इसके अंदर काफ़ी सारे इनपुट कंट्रोल्स हो सकते हैं, जैसे टेक्स्ट फील्ड, चेक्स बॉक्सेस, रेडियो बटन्स लगा सकते हैं, बटन्स लगा सकते हैं, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं विद इन द फॉर्म। जहाँ आपने काफ़ी सारे फॉर्म्स देखे होंगे जहाँ पे चेक बॉक्सेस बने हुए, जहाँ पे हम इस तरीके से चेक लगा सकते हैं, या रेडियो बटन्स बने होते हैं, या टेक्स्ट फील्ड क्यों देते हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तो इस तरीके से हम टेक्स्ट फील्ड देते हैं नीचे जहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं, रेडियो बटन्स होते हैं। तो इस तरीके से हम फॉर्म्स के अंदर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हैं, इनपुट कंट्रोल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, हम यूज़ करेंगे फॉर्म एलिमेंट को टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। उसके अंदर कॉमन इनपुट टाइप्स क्या हो सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इनपुट टाइप स्पेसिफाई कर सकते हैं रेडियो यानी कि रेडियो बटन्स के लिए काम आएगा। इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस यानी कि चेक बॉक्सेस के लिए काम आएगा, जिससे हम मल्टीपल चॉइसेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस में जो रेडियो बटन होता है, इनपुट, जब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट देंगे तो हमारे लिए सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड जनरेट हो जाती है। जब हम इनपुट टाइप रेडियो लगाएंगे तो उसमें हम रेडियो बटन्स मिल जाते हैं जिनसे हम केवल एक ही चॉइस को सिलेक्ट कर पाते हैं। इनपुट टाइप हम चेक बॉक्स देखते हैं, तो चेक बॉक्सेस ये क्रिएट करने के लिए काम आते हैं मल्टीपल चॉइसेस को। जब हम इनपुट टाइप दे सबमिट यानी कि सबमिट कर देता है हमारे फॉर्म को, तो सबमिट टेक्स्ट इनपुट टाइप जो सबमिट है वो क्या करेगा, एक सबमिट बटन क्रिएट कर देगा। जैसे हमने गूगल फॉर्म्स भरे होंगे, आपने देखा होगा कि लास्ट में सबमिट बटन आता है, जब आप क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। एक होता है इनपुट टाइप बटन यानी कि हम क्लिकेबल बटन्स बनाते हैं। और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लेबल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर्म एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करें तो ये 3 फॉर्म एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक्शन, मेथड और एंक टाइप। एक्शन क्या करता है, ये URL होता है जिससे हम सबमिट कर सकते हैं फॉर्म के डेटा को। मेथड्स कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर HTTP मेथड यूज़ करते हैं, एक HTTP गेट और HTTP पोस्ट। HTTP गेट यूज़ किया जाता है हमको क्या करने के लिए भैया, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को गेट करने के लिए। और पोस्ट काम होता है HTML के जो इन्फॉर्मेशन है उसको पोस्ट करने के लिए। एंक टाइप क्या होता है, एंक टाइप होता है एनकोडिंग टाइप फॉर फॉर्म डेटा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं कि भैया हमारे पास एक क्या है, प्रोग्राम लिख रखा है हमने HTML के अंदर। ये है डॉक टाइप HTML की लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दी, हेडर के अंदर हमने ये सब कुछ डाल दिया। बॉडी के अंदर आए, बॉडी के अंदर हमने फॉर्म क्रिएट करना है, तो सबसे पहले सैम्पल फॉर्म डाला।
जब हमने H2 लिखा तो यहाँ पे सैम्पल फॉर्म क्रिएट हो गया। फिर पैराग्राफ टैग लगा जो हमने सैम्पल फॉर्म के नीचे रखा था, तो प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म बिलो। तो फॉर्म के अंदर हम एक्शन डाल सकते हैं सबमिट, और मेथड डाल सकते हैं पोस्ट। ठीक है, लेबल फॉर इक्वल्स टू नेम, नेम लेबल। ठीक है, हमने लेबल डाला नेम के लिए, तो यहाँ पे नेम आ गया, और इनपुट टाइप क्या है, टेक्स्ट होना चाहिए। आईडी क्या है, नेम, और नेम इस तरीके से हमने लाइन ब्रेक डाल दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। फिर हमने जेंडर के लिए एक लेबल बनाया अलग से। लेबल क्या कर रहा था, जैसा मैंने बताया, लेबल क्या कर रहा था भैया, ये यूज़ किया जाता है डिस्क्रिप्शन के लिए, मैट्रिक्स स्प्लिट के लिए डिस्क्रिप्टिव में यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो एग्जांपल में देख रहे हैं आप कि हमने फॉर्म एक्शन टैग लगा दिया, फॉर्म टैग यहाँ पे इस्तेमाल किया भैया। उसके बाद हमने क्या करा है कि हमने लेबल टैग लगाया है। लेबल टैग क्या है, डिस्क्रिप्शन के लिए काम आता है। लेबल मतलब ये नेम है इसका, ये लेबलिंग कर दिया हमने। उसके अंदर आप इनपुट टाइप जो है दे सकते हैं टेक्स्ट। फिर हमने लेबल लिखा जेंडर का, तो जेंडर लिखा और उसके बाद लाइन ब्रेक कर दिया। फिर हमने इनपुट टाइप लिखा, ये रेडियो बटन्स है। रेडियो बटन्स क्या है, यहाँ पे एक ही को क्लिक कर सकते हैं, या तो मेल है या फीमेल है। उसके बाद हमने लेबल लगाया किसके लिए, सब्सक्राइब के लिए। सब्सक्राइब के लिए लगाया जहाँ पर हमने लिखा सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, सब्सक्राइब टू न्यूज़ लेटर, और इसको भी हमने चेक बॉक्स टाइप कर दे दिया, तो इसको हम क्लिक कर सकते हैं। एक लगाया हमने इनपुट टाइप सबमिट, जो कि वैल्यू करेगा सबमिट को, तो यहाँ पे सबमिट लगा दें। जिस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा भैया, ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सैम्पल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब आप एग्जाम से पहले जाएंगे तो एक बार इसको देख के चले जाएगा, तो आपको ईजिली समझ में जाएगा। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, केवल बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत आसानी से कवर कर लेंगे आप। और जब आप के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, फॉर्म बनाइए या फ्रेम्स बनाइए, कुछ भी बनाइए, तो आप आसानी से लिख कह सकते हैं, क्योंकि फॉर्म टैग इस्तेमाल हो रहा है, उसके अंदर हमारे पास इनपुट लेवल इस्तेमाल हो रहा है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप आसानी से सब कर जाएंगे। अगर आपको चाहिए कि भैया प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, जब की अगली वीडियोस बताऊँगा उसमें सारी की सारी जो चीज़ें हैं मैं प्रैक्टिकल तरीके से प्रोग्राम में करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फॉर्म टैग क्या करता है, फॉर्म टैग फॉर्म्स बनाने के लिए काम आता है, जिसमें हम लेबलिंग कर सकते हैं फॉर नेम, इनपुट टाइप दे सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह, ये सब चीज़ें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो CSS क्या होती है। CSS एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं ताकि हम वेब पेज को स्टाइल कर पाए। तो HTML क्या काम करता है, एक घर के बाद समझते हैं। HTML क्या करेगा, HTML उस घर के स्ट्रक्चर को तैयार कर दे देगा कि हमारे घर में इतना बड़ा बरामदा होना चाहिए, वरांदा होना चाहिए, या इतनी बड़ी किचन होनी चाहिए। इस तरीके से हमने एक HTML डॉक्यूमेंट क्या किया, स्ट्रक्चर दे दिया वेब पेज को। अब उसके अंदर कौन सा रंग होना चाहिए, कैसे स्टाइल किया जाना चाहिए, वो सब CSS की वजह से करते हैं। तो CSS एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं टू स्टाइल वेब पेजेस बाय डिफाइनिंग हाउ HTML एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। तो CSS एक लैंग्वेज है जिसका हम यूज़ करते हैं टू स्टाइल वेब पेजेस, जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे HTML एलिमेंट जो हैं उनको हमें डिस्प्ले करना चाहिए। ये अलाउ करता है वेब डिज़ाइनर्स को कि वो काफ़ी सारे स्टाइल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाएँ, जैसे कि उसका लेआउट कैसे होना चाहिए, जैसे कि उसका कलर कैसे होना चाहिए, उसका फॉन्ट कैसे होना चाहिए, और फॉर्मेटिंग वगैरह। एडवांटेजेस की बात करें तो क्या क्या एडवांटेज देता है CSS, ये कंसिस्टेंट स्टाइलिंग देता है, यानी कि CSS इंश्योर करता है कंसिस्टेंट स्टाइलिंग को अक्रॉस मल्टीपल पेजेस। ये एफिशिएंसी देता है। ठीक है, यानी कि हम एक बार इस स्टाइल को स्पेसिफाई करेंगे और उसको मल्टीपल टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। ईजी मेंटेनेंस देता है। चेंजेस अगर हम एक प्लेस के अंदर लगाते हैं तो वो एंटायर साइट को अफेक्ट कर सकता है, तो ईजी मेंटेनेंस देता है। ये डिवाइस फ्रेंडली होता है, CSS अडेप्ट कर सकता है सारे के सारे डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर। ये बैंडविड्थ सेविंग करता है, यानी कि स्मॉलर फाइल साइजेस को भी यूज़ करता है। ये कस्टमाइजेशन में हेल्प करता है। तो एडवांटेज है CSS के। टाइप्स ऑफ CSS के बारे में बात करें तो हमारे पास 3 टाइप्स की CSS होती हैं। एक होती है इनलाइन CS, एक होती है इंटरलाइन CS, और एक होती है एक्सटर्नल CS। तो इनलाइन CSS का हम यूज़ करते हैं, या इनलाइन CSS इज़ यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल HTML एलिमेंट। इनलाइन CSS कहाँ लगाते हैं, जब हमको केवल एक ही सिंगल HTML एलिमेंट को स्टाइल करना होता है। इसका एग्जांपल क्या है कि हमको H1 को स्टाइल करना है, तो इनलाइन CSS के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। जब हम CSS लगाना चाहते हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट की वजह से लगाते हैं। जैसे हमारे पास एक हेडिंग टैग है H1 टैग, उसके अंदर हमने स्टाइल टैग लगा रखा है। ये क्या करेगा, ये स्टाइल बता देगा कि इसकी स्टाइल क्या होनी चाहिए, कलर होना चाहिए ब्लू, तो दिस इज ब्लू हेडिंग। तो जब हम इसको
रन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज ब्लू हेडिंग, यानी कि ब्लू कलर बन गया इसका। तो इस तरीके से हमने एक ही लाइन को स्टाइल कर दिया। तो इनलाइन सीएसएस कहाँ यूज़ करते हैं, इनलाइन सीएसएस हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम केवल एक ही सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए काम कर रहे होता है। एक होता है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं टू डिफाइन ए स्टाइल फॉर ए सिंगल एचटीएमएल पेज, यानी कि एक सिंगल एचटीएमएल पेज की जो स्टाइल है उसको अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इंटरनल सीएसएस लगाते हैं। तो इंटरनल सीएसएस जो होता है वो हेड सेक्शन में लगाया जाता है एचटीएमएल पेज की। जैसे ये वाला हमारे पास एग्जांपल है, डॉक टाइप एचटीएमएल हेड स्टाइल। तो यहाँ पर हमने स्टाइल टैग लगा दिया कि जो हमारी बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर तो पाउडर ब्लू होना चाहिए, H1 का कलर ब्लू होना चाहिए, P का कलर रेड होना चाहिए। तो हमने स्टाइल कर दिया कि जो हमारे पास बॉडी है बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, पाउडर ब्लू। H1 यानी कि हमारा हेडर फर्स्ट जो है उसका क्या होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। पैराग्राफ जो यूज़ कर रहे हैं उसका रेड होना चाहिए। तो जो इंटरनल सीएसएस होती है वो केवल एक ही एचटीएमएल पेज को स्टाइल करने के लिए काम आती है। इंटरनल सीएसएस को हम डिफाइन करते हैं हेड सेक्शन के अंदर, जैसे हमने हेड सेक्शन के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर रखा है ना, कि आपने देखा होगा एग्जांपल में, हेड सेक्शन के अंदर हमने स्टाइल टैग लगा सकता है। ठीक है, अब हम बात करें भैया एक्सटर्नल सीएसएस की। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होती है उसको हम यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट या बहुत सारे एचटीएमएल पेजेस को स्टाइल कर रहे होंगे। एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो होगी वो चेंज कर देती है एंटायर लुक को किसी भी वेबसाइट के। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट को यूज़ करने के लिए हम एक लिंक ऐड कर देते हैं हेड सेक्शन में ही फॉर एचटीएमएल पेज, यानी कि हेड टैग के अंदर ही हम लिंक लगा देते हैं, लिंक REL स्टाइल शीट HREF styles.css। ठीक है, तो एक्सटर्नल सीएसएस में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस में हम उस साइट का लिंक दे देते हैं जिसको हमें स्टाइल करना है, जिसको हमने चेंज करना है, जिसकी हमने स्टाइलिंग करनी है, किसकी मदद से, लिंक टैग की मदद से। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल है, आप एग्जांपल लिखा है कि हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस लगाना है तो हेड टैग लगाएंगे, उसके अंदर हमें लिंक टैग लगाना है। तो लिंक स्टाइल शीट को हमें क्या करना है, स्टाइल करना है, और इसका जो फाइल का जो नाम है वो क्या है, styles.css। अगला है प्रॉपर्टीज़ क्या है सीएसएस की। तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती है सीएसएस की, होती है फॉन्ट प्रॉपर्टीज़, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, कलर एंड बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, बॉक्स प्रॉपर्टीज़, etc। तो सीएसएस के प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसकी फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि हम इसकी फॉन्ट्स को स्टाइल कर सकते हैं, यानी कि हम फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं कि भैया वो फॉन्ट कौन सी फॉन्ट फैमिली से, एरियल से है, टाइम्स न्यू रोमन से है। फॉन्ट साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं कि भैया उसके अंदर जो साइज़ है फॉन्ट का वो 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। फॉन्ट की स्टाइलिंग कर सकते हैं कि जो हमारा फॉन्ट की स्टाइल है वो बोल्ड होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फॉन्ट का वेट दे सकते हैं, यानी कि कितना वेट होना चाहिए उस फॉन्ट का। टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वर्ड स्पेसिंग डिफाइन कर सकते हैं हम इसके अंदर, वर्टिकल अलाइनमेंट दे सकते हैं, टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं सेंटर में या जस्टिफाई कर सकते हैं उसको। वर्टिकल अलाइनमेंट की बात करें तो हम इसकी वर्टिकल पोजिशनिंग डिनोट कर सकते हैं। टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि अपर केस से लोअर केस में, लोअर केस से अपर केस में हम टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगली टेक्स्ट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट को डेकोरेट कर सकते हैं, यानी कि टेक्स्ट को हम इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं कि टेक्स्ट हमारा ब्लिंक करता रहे, लाइन इस तरीके से जाती रहे उधर, ओवरलाइन हो जाए, अंडरलाइन हो जाए। तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है। कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम कलर को भी सेट कर सकते हैं सीएसएस के अंदर, बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर सकते हैं। बॉक्स प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मार्जिन सेट कर सकते हैं इसके अंदर, किसी भी, यानी कि मार्जिन टॉप पे होना चाहिए, मार्जिन रेडियल होना चाहिए, मार्जिन बॉटम होना चाहिए या मार्जिन लेफ्ट होना चाहिए, इस तरीके से। बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हम बॉर्डर को स्टाइल कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ को स्टाइल कर सकते हैं, बॉर्डर के कलर को स्टाइल कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास किस चीज़ की, सीएसएस की। फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ हो गई, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हो गई, कलर प्रॉपर्टीज़ हो गई या बॉक्स प्रॉपर्टीज़ हो गई। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास DTD क्या होता है। तो DTD की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ये एक स्पेसिफिकेशन होती है जो डिफाइन करती है स्ट्रक्चर को, एलिमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को एक XML डॉक्यूमेंट के अंदर। DTD क्या कहाँ यूज़ करते हैं हम, DTD यूज़ करते हैं हम XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो XML डॉक्यूमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए और एट्रीब्यूट्स कैसे होने चाहिए। ये इंश्योर करता है कंसिस्टेंसी और वैलिडिटी को XML डेटा की। तो DTD क्या है, ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है।
हमारे पास दो टाइप्स की DTD होती है, एक होती है इंटरनल DTD, एक होती है एक्सटर्नल DTD। इंटरनल DTD को हम डिक्लेयर करते हैं विद इन द XML फाइल यूजिंग डॉक टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो इंटरनल DTD क्या होती है, डिक्लेयर की जाती है विद इन द XML फाइल, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं डॉक टाइप डेफिनेशन को। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमने XML वर्जन दे दिया तो हमने इंटरनल DTD बता दी डॉक टाइप नोड, तो हमने क्या करा भाई, यहाँ पे हमने क्या बता दिया, इंटरनल DTD बता दी। तो इंटरनल DTD कहाँ यूज़ करते हैं हम, ये XML फाइल के अंदर यूज़ करते हैं। ये XML फाइल है, इसके अंदर हमने डॉक टाइप की डेफिनेशन दे दी कि इंटरनल DTD क्या, डॉक्यूमेंट टाइप वर्जन क्या होगा, नोट, और नोट के अंदर हमने काफ़ी सारे एलिमेंट्स लगा दिए। तो ये केवल एक ही XML फाइल को, ये XML फाइल के अंदर डिक्लेयर की जाती है। एक होती है एक्सटर्नल DTD, ये डिफाइन की जाती है सेपरेट फाइल के अंदर और लिंक की जाती है XML डॉक्यूमेंट में। यानी कि सेपरेट फाइल के अंदर तो डिफाइन हो गई है एक्सटर्नल DTD, और उसको लिंक करेंगे हम XML डॉक्यूमेंट में। ये अलाउ करती है रीयूज को अक्रॉस मल्टीपल डॉक्यूमेंट। जिसका एग्जांपल है कि हमारे पास XML वर्जन है 1.0, तो ये तो होगी XML फाइल, मुझे पता पड़ गया यहाँ से। फिर हमने डॉक टाइप की मदद से इसको डिफाइन किया नोट सिस्टम में, और नोट डॉट DTD क्या है, ये नोट डॉट DTD फाइल कंटेंस DTD डिक्लेरेशन, जो कि ये दूसरी फाइल है जिसको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल DTD और इंटरनल DTD में डिफरेंस समझ में आया, दोबारा समझिए। इंटरनल DTD को हम वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे हम XML डॉक्यूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि XML फाइल के अंदर ही हम डिक्लेयर कर सकते हैं इंटरनल DTD को। एक्सटर्नल DTD को हम डिफरेंट जगह पे तो डिफाइन कर रहे हैं और फिर उसको XML डॉक्यूमेंट में लिंक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक टाइप नोट सिस्टम नोट डॉट DTD। ये नोट डॉट DTD क्या है, ये एक DTD फाइल है, DTD फाइल है, इसके अंदर डिक्लेरेशन, इसको हमने यहाँ पे इस वाली XML डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिंक कर रखा है। ठीक है, इतना समझिए। एक्सटर्नल DTD क्या होती है, दूसरी जगह पे तो डिफाइन है और हमने उसको XML डॉक्यूमेंट में लिंक कर दिया है। इंटरनल DTD क्या होती है, XML फाइल के अंदर ही डिक्लेयर कर ली जाती है विद द हेल्प ऑफ डॉक टाइप डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, XML क्या होता है। XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो डिफाइन करती है सेट ऑफ रूल्स को फॉर एनकोडिंग डॉक्यूमेंट इन अ फॉर्मेट दैट इज बोथ ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। XML की फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिफाइन करती है कुछ रूल्स के सेट को, जिससे हम एनकोड कर पाते हैं कि जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो ह्यूमन्स भी रीड कर पाए और मशीन भी रीड कर पाए। इसको हम डिज़ाइन किया गया था ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर पाए डेटा को, स्टोर कर पाए डेटा को, और सिंप्लिसिटी पर फोकस कर पाए, जनरलिटी को फोकस कर पाए और यूजिबिलिटी को फोकस कर पाए उस डेटा के रिगार्डिंग। तो XML टैग्स का यूज़ करते हैं हम फॉर डिफाइनिंग द एलिमेंट्स विद इन ए डॉक्यूमेंट। जब हमको एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम कौन से टैग का यूज़ करते हैं, हम XML टैग का यूज़ करते हैं, जिससे हम डिफाइन करते हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो XML डॉक्यूमेंट है। और XML को हम डिज़ाइन करते हैं टू कैरी डेटा नॉट टू डिस्प्ले इट। HTML को तो हम डिस्प्ले करने के लिए काम करते थे, डेटा को डिस्प्ले करने के लिए काम आता था HTML, लेकिन XML किस लिए काम आता है, ये डेटा को कैरी करने के लिए काम आता है। तो XML जो हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है वो उसकी काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंस है। किस रीज़न से, जैसे क्योंकि उससे हम डेटा एक्सचेंज कर पाते हैं, यानी कि ये फैसिलिटेट करता है स्ट्रक्चर डेटा के एक्सचेंज को। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि XML डॉक्यूमेंट्स को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा प्रोसेस कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन को अलाउ करता है, यानी कि इसके अंदर हम कस्टम टेक्स्ट और स्ट्रक्चर्स का यूज़ कर सकते हैं। इससे ये अडेप्टेबल बन जाता है डिफरेंट डेटा रिप्रेजेंटेशन की नीड्स के हिसाब से। ये डेटा स्टोरेज देता है, ये इंटरऑपरेबल है, यानी कि हमको इसको डाइवर्स एप्लीकेशंस पे चला सकते हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन देता है, यानी कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट देता है, जिससे कि हम डिफाइन कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को, जिससे कि कंसिस्टेंसी बनी रहे डेटा की रिप्रेजेंटेशन में। तो ये हमारे पास XML यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है जो डिफाइन करती है सेट ऑफ रूल्स को, जिससे हम एनकोड कर पाते हैं डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे फॉर्मेट में जो कि ह्यूमन रीडेबल भी हो और मशीन रीडेबल भी हो। इसको हमने इसलिए डिजाइन किया था ताकि हम ट्रांसपोर्ट कर पाए और डेटा को स्टोर कर पाए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ XML पार्सर्स की। तो हमारे पास कितने टाइप्स के XML पार्सर होते हैं, हमारे पास दो टाइप्स के XML पार्सर होते हैं, एक होते हैं DOM पार्सर, एक होते हैं SAX पार्सर। ठीक है, SAX पार्सर। DOM पार्सर क्या होता है, ये होते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर्स। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर्स
क्रिएट करते हैं एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर को ऑफ द एंटायर XML डॉक्यूमेंट इन मेमोरी। तो डॉक्यूमेंट मॉडल पार्सर क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर को ऑफ द एंटायर XML डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका यूसेज क्या है, ये जो ट्री स्ट्रक्चर होगा इसको हमें डॉम ट्री बोलते हैं और ये अलाउ करता है इजी ट्रैवर्सल को और मैनिपुलेशन को अबाउट द XML डॉक्यूमेंट। तो DOM पार्सर की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पार्सर। तो DOM पार्सर्स को हम यूज़ करते हैं जब हमको, या DOM पार्सर क्या करते हैं, ये हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं XML डॉक्यूमेंट का। तो ये ट्री स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम डॉम ट्री बोलते हैं और ये अलाउ करता है इजी ट्रैवर्सल को और मैनिपुलेशन को XML डॉक्यूमेंट की। इसके एडवांटेज क्या है, ये प्रोवाइड कर देता है फुल एक्सेस टू द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर एंड कंटेंट, यानी कि फुल एक्सेस दे देता है डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में और कंटेंट के बारे में, जिससे ये सूटेबल होता है कि एप्लीकेशंस जो है वो उसको रीड भी कर सकती हैं और मॉडिफाई भी कर सकती हैं XML डेटा को। डिसएडवांटेज क्या है, ये मेमोरी इंटेंसिव होता है फॉर लार्ज XML डॉक्यूमेंट्स। इसके एग्जांपल हैं जावा x.xml पार्सर, अब होता है SAX पार्सर यानी कि सिंपल API फॉर XML पार्सर। XAX पार्सर की फुल फॉर्म क्या है, सिंपल API फॉर XML पार्सर। ये ना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वरना आपको नोट्स तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। XAX पार्सर क्या होता है, ये पार्स करता है XML डॉक्यूमेंट को सीक्वेंशियली, ये इवेंट जनरेट करता है जैसे कि स्टार्ट इवेंट, एंड ऑफ द एलिमेंट, इवेंट, टेक्स्ट, कंटेंट, जैसे जैसे ये एनकाउंटर करता है एलिमेंट्स को XML डॉक्यूमेंट के अंदर। तो SAX पार्सर क्या करता है, ये XML डॉक्यूमेंट को सीक्वेंशियली पार्स कर रहा है। सीक्वेंस फॉर्म में हमको जब पार्स करते हैं XML डॉक्यूमेंट को, उसको किसकी वजह से करते हैं, SAX पार्सर की वजह से करते हैं। लेकिन डॉम पार्सर में हम क्या करते थे, एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर ही बनाए थे सारे XML डॉक्यूमेंट का। इसका यूसेज क्या है, XAX पार्सर जो है उनके वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन नहीं बिल्ड करते हैं XML डॉक्यूमेंट का, जिससे ये फास्टर हो जाते हैं और मेमोरी एफिशिएंट बन जाते हैं और इनको हम लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। वही DOM को हम लार्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते थे। ये तो यूसेज हो गया। एडवांटेजेस की बात करें तो ये एफिशिएंट होता है फॉर प्रोसेसिंग लार्ज XML फाइल्स। डिसएडवांटेज क्या है, ये लिमिटेड होती है अपनी एबिलिटी में, जिससे हम एक्सेस कर पाएंगे एंटायर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को एडवांस। इसको डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि इसको हम यूज़ करते हैं फॉर रीडिंग द डेटा नॉट द मॉडिफाइंग XML डेटा। एडवांटेज मतलब क्या है इसका, एडवांटेज तो ये है इसका कि भैया ये एफिशिएंट है लार्ज XML फाइल्स को प्रोसेस करने के लिए। डिसएडवांटेज ये है कि इसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम XML डेटा को रीड कर रहे हैं और उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हो। इसका एग्जांपल है पाइथन XML.SAX मॉड्यूल। अगला है XML और HTML में डिफरेंस क्या है, ये आपको समझ के जाना है। तो XML क्या होता है, ये स्टोर कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है डेटा को। HTML केवल डिस्प्ले करने के लिए काम आता है और वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए काम आता है। XML के लिए हम टेक्स्ट जो होते हैं वो कस्टमाइजेशन होते हैं और यूजर डिफाइंड टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML के टेक्स्ट के अंदर हम प्री डिफाइंड टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। XML का सिंटैक्स जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है और रिक्वायरमेंट होती है इसकी वेल फॉर्म स्ट्रक्चर की। HTML का जो सिंटैक्स है वो रिलैक्स होता है, यानी कि इसके अंदर हम ऑप्शनल टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। XML के यूसेज की बात करें तो XML डेटा एक्सचेंज में काम आता है, फाइल्स को कॉन्फ़िगर करने में काम आता है और वेब सर्विसेज को प्रोवाइड करने में काम आता है। HTML काम आता है वेब पेज के क्रिएशन में, कंटेंट को डिस्प्ले करने में और हाइपरलिंक बनाने में। XML के वैलिडेशन की बात करें तो इसको हम वैलिडेट कर सकते हैं DTD और XML स्कीमा के अंदर, और HTML कभी भी वैलिडेट नहीं होता है, इसके अंदर सिंटैक्स चेक किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें XML की तो ये हाई फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर कस्टम टेक्स्ट होता है, और HTML लेस फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसके अंदर प्री डिफाइंड टेक्स्ट होता है। इसका एग्जांपल क्या है, पर्सन का नाम, जॉन फॉर पर्सन, DP हेलो, इस तरीके से एग्जांपल है इसके। XML इंटरऑपरेबिलिटी देता है, यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी देता है बिटवीन सिस्टम्स, और हमारा HTML एनहेंस करता है कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी को अक्रॉस ब्राउजर्स। टिपिकल फाइल्स जो होती हैं किस तरीके से हम स्टोर करते हैं HTML के डॉक्यूमेंट्स को, हम करते हैं .html लगाते हैं या .htm लगाते हैं। इस तरीके से हम जब किसी फाइल के अंदर .html लगा होगा तो ये HTML फाइल है, ये .htm लगा होगा तो वो HTML फाइल है। लेकिन अगर किसी फाइल के बाद में XML लगा होगा तो वो XML फाइल है। अगला क्वेश्चन है XML स्कीमास क्या होते हैं। तो XML स्कीमास क्या है, ये मोर मॉडर्न और पावरफुल अल्टरनेटिव्स है फॉर यूजिंग द डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस।
एक्सएमएल स्कीमा क्या है? इट इज़ ए मॉडर्न एंड पावरफुल ऑल्टरनेटिव फॉर डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशंस फॉर डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स। एक्सएमएल स्कीमा को हम DTD की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन XML itself and provides a way to validate the structure and data types of elements and attributes within an XML document। तो XML स्कीमा क्या है? XML स्कीमा एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव है DTD का, जिससे हम स्ट्रक्चर और कंटेंट जो है XML डॉक्यूमेंट्स का वो डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं XML स्कीमा और XML DTD के बीच में डिफरेंस की। तो XML स्कीमा जो होता है वो XML बेस्ड सिंटेक्स का यूज़ करता है, यानी कि वो यूज़ करता है XML के सिंटेक्स को फॉर डिफाइनिंग स्कीमास। लेकिन XML DTD क्या करता है? ये नॉन XML सिंटेक्स को फॉलो करता है। XML स्कीमा के अंदर डेटा टाइप्स की बात करें तो ये सपोर्ट कर सकता है वेरियस बिल्ट डेटा टाइप्स, जैसे कि स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गई, डेटा हो गई, जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं कस्टम डेटा टाइप्स को। लेकिन XML DTD के अंदर लिमिटेड सपोर्ट होता है डेटा टाइप्स के लिए। XML स्कीमा जो होता है वो फुली सपोर्ट करता है नेम स्पेसिस को विद इन स्कीमा डेफिनेशन। वहीं XML DTD जो है वो लिमिटेड सपोर्ट देता है नेम स्पेसिस को, और ये लेस फ्लेक्सिबल होता है। XML स्कीमा की कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन XML DTD क्या है? ये सिंपल है और सूटेबल है जब हमको बेसिक स्ट्रक्चर डेफिनेशन करनी है। XML स्कीमा की वैलिडेशन की बात करें तो ये प्रिसाइज वैलिडेशन दे देता है XML डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, और XML DTD जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर वैलिडेशन देता है। एक्सटेंसिबिलिटी की बात करें तो XML स्कीमा जो होता है वो अलाउ करता है इंपोर्ट एंड रीयूज ऑफ स्कीमास, लेकिन XML DTD लेस एक्सटेंसिबल है। XML स्कीमा के एरर रिपोर्टिंग की बात करें तो ये प्रोवाइड कर सकता है डिटेल्ड एरर मैसेजेस को, और XML DTD लिमिटेड एरर मैसेजेस देता है। कंपैटिबिलिटी की बात करें तो XML स्कीमा वाइडली अडॉप्टेड किया जा सकता है और सपोर्ट किया जा सकता है अक्रॉस वेरियस XML टेक्नोलॉजी। XML DTD एक ओल्डर टेक्नोलॉजी है और ये लेस कॉमनली यूज होती है मॉडर्न एप्लीकेशंस में, तो ये डिफरेंस है हमारे पास। अगला है HTML DOM क्या होता है। इसको पढ़ाने से पहले यार मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यार सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं और मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। तो HTML DOM क्या होता है? HTML DOM है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस है फॉर वेब डॉक्यूमेंट्स। ये रिप्रेजेंट करता है HTML पेज की स्ट्रक्चर को एज ए ट्री ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो करस्पॉन्ड करेगा HTML के टेक्स्ट की तरफ। इसकी हायरार्की क्या होती है? तो DOM ट्री स्टार्ट करता है डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और रिप्रेजेंट करता है हर एक HTML डॉक्यूमेंट को। एलिमेंट जैसे कि HTML, हेड, बॉर्डर, ये सब उसके चाइल्ड नोड्स होते हैं डॉक्यूमेंट के। एक्सेसिंग एलिमेंट्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है DOM के साथ बाय एक्सेसिंग एलिमेंट्स यूजिंग मेथड्स लाइक गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सेलेक्टर और बाय नेविगेटिंग द ट्री स्ट्रक्चर। मैनिपुलेटिंग कंटेंट की बात करें तो हम चेंज कर सकते हैं एलिमेंट के कंटेंट को, एट्रीब्यूट्स को, स्टाइल्स को डायनामिकली यूजिंग DOM मेथड्स। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के कंटेंट को चेंज कर सकते हैं, इनर HTML को चेंज कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को सेट कर सकते हैं। इवेंट हैंडलिंग की बात करें तो DOM अलाउ करता है हमको कि हम अटैच कर पाए इवेंट के लिसनर्स को टू द एलिमेंट्स, जिससे कि इंटरेक्टिविटी बढ़ जाए। कॉमन एलिमेंट जैसे कि क्लिक, फॉर्म सबमिशन, कीबोर्ड इनपुट वगैरह। एक होते हैं डायनामिक अपडेट्स। तो वेबसाइट जो यूज़ करती है DOM को टू अपडेट कंटेंट विदाउट रीलोडिंग द इंटरफेस। DOM कहाँ यूज़ किया जाता है? वहाँ पे यूज़ किया जाता है जब हमको अपडेट करना होता है कंटेंट को विदाउट रीलोडिंग द पेज। एजेक्स रिक्वेस्ट करता है सिंगल पेज रेप्लिकेशंस को, जो कि रिलाई करते हैं DOM मैनिपुलेशन पे। तो HTML DOM क्या है? ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वेब डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये जो HTML के पेज है उसको एक ट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे HTML के जो बाकी टेक्स्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये HTML DOM होता है, ठीक, जो इवेंट हैंडलिंग में काम आता है। कंटेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं इसकी वजह से हम एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट्स को। ये एक हायरार्की फॉर्म में अपने डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। अगला है COM और DCOM क्या होता है। तो COM क्या है? ये कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यानी कि ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विद इन ए सिंगल मशीन। COM हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? हम सिंगल मशीन में ही हम COM को यूज़ कर सकते हैं। तो COM की फुल फॉर्म क्या है? कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये प्रोवाइड करता है स्टैंडर्ड फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विद इन अ सिंगल मशीन, और ये प्रमोट करता है यूजेबिलिटी को और लैंग्वेज की इंटरऑपरेबिलिटी को। तो COM हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हम एक सिंगल मशीन के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हैं
या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनके स्टैंडर्ड को डिफाइन कर पाएँ। डीकॉम ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, यानी कि ये COM का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिससे हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग जो है उसको सपोर्ट कर सकते हैं अक्रॉस नेटवर्केड कंप्यूटर्स। तो इसके डिफरेंस को हम समझते हैं कॉम के बारे में और डीकॉम के बारे में। तो कॉम जो है उसका स्कोप कहाँ तक होता है? इसका स्कोप होता है ये केवल एक ही मशीन के अंदर, यानी कि सिंगल मशीन के अंदर कम्युनिकेशन को इंटर प्रोसेस करने का काम आता है। डीकॉम क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए काम आता है अक्रॉस नेटवर्क कंप्यूटर। सिंगल मशीन के अंदर जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, उसको हम बोलते हैं कॉम। और डीकॉम क्या करता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर्स के अंदर स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता है। कॉम के अंदर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये लिमिटेड होता है लोकल कम्युनिकेशन के लिए, और इसके अंदर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स हो रही होगी ऑन द सेम मशीन। जैसे कंप्यूटर के अंदर जो सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही होगी वो कॉम की वजह से हो रही होगी। और डीकॉम की वजह से हम रिमोट प्रोसीजरल कॉल्स को अलाउ करते हैं बिटवीन मशीन्स एट डिफरेंट लोकेशंस। कॉम की सिक्योरिटी की बात करें तो ये बेसिक सिक्योरिटी फीचर्स को फॉलो कर रहा होता है। डीकॉम जो होता है वो एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स को प्रोवाइड करता है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन, एनक्रिप्शन। कॉम के इंटरफेस की बात करें तो कंपोनेंट जो होते हैं वो एक्सपोज करते हैं इंटरफेसेस को फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द सिंगल प्रोसेस। और डीकॉम का जो होता है वो एक्सटेंड करता है COM इंटरफेसेस को, जिससे कि हम रिमोट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। कॉम की यूसेज की बात करें तो यूज़ किया जाता है फॉर बिल्डिंग रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स विद इन अ सिंगल एप्लीकेशन और मशीन। ठीक है, तो कॉम का यूसेज हम क्या करते हैं? इससे हम रियूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स बनाते हैं जिनको हम एक सिंगल एप्लीकेशन या सिंगल मशीन में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डीकॉम क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर एप्लीकेशंस और एंटरप्राइज इंटीग्रेशंस को फैसिलिटेट करता है। कॉम के एग्जांपल की बात करें तो जो कॉम के ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंस्टेंटली एडिट किए जाएंगे और यूज़ किए जाएंगे लोकली विद इन द एप्लीकेशन। लेकिन डीकॉम के कंपोनेंट जो होंगे उनको हम रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं अक्रॉस अ नेटवर्क। टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करें कॉम की तो ActiveX और .NET फ्रेमवर्क जो है वो फाउंडेशन है कॉम की, और डीकॉम जो है वो इंटीग्रल पार्ट है विंडोज़ नेटवर्किंग का। अगला है HTML और DHTML क्या होता है भैया? तो HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसका प्राइमरी फोकस होता है कि हम स्ट्रक्चर को और कंटेंट को डिफाइन कर पाए वेब पेजेस का एक स्टैटिक मैनर में विदाउट बिल्ट इन सपोर्ट फॉर डायनामिक अपडेट्स और इंटरेक्टिविटी। तो HTML क्या होता है? ये प्राइमरी फोकस करता है किसी भी वेब पेज को कंटेंट को डिफाइन करने में, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में, और इसके अंदर हम बिल्ट इन सपोर्ट नहीं लेते हैं। DHTML की बात करें तो ये डायनामिक HTML होता है। HTML एक स्टैटिक होता है, यानी कि स्टैटिक मैनर में हम वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, कंटेंट को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन DHTML क्या करते हैं? इसके अंदर हम डायनामिक HTML बोलते हैं इसको। ये एनहांस करता है HTML को बाय इनकॉर्पोरेटिंग क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, यानी कि ये क्लाइंट अपनी साइड से भी स्क्रिप्टिंग कर सकता है। इसके लिए वो यूज़ कर सकता है जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज को, CSS को, जिससे कि वो क्रिएट कर पाएगा डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस को जो दैट रेस्पॉन्ड टू यूजर एक्शंस विदाउट फुल पेज रीलोड्स। ठीक है, तो HTML और DHTML के डिफरेंस क्या है? तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, उसके अंदर हम स्टैटिक मैनर में डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर और कंटेंट को वेब पेजेस का, और इसके अंदर कोई भी बिल्ट इन सपोर्ट नहीं होता है डायनामिक अपडेट के लिए। DHTML जो है वो एनहांस करता है HTML को, क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी यूज़ की जा सकती है, जिससे हम डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं जो रेस्पॉन्ड करेंगे यूज़र के एक्शंस को विदाउट फुल पेज रीलोड्स। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, इससे समझते हैं जो हमारे पास टेबल है HTML और DHTML और डिफरेंस क्या होता है। HTML क्या है? ये स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। DHTML क्या है? ये एनहेंसमेंट है HTML का ही, जिसके अंदर हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं फॉर डायनामिक कंटेंट। HTML के अंदर डायनामिक कंटेंट होता है या नहीं, इसके अंदर स्टैटिक कंटेंट होता है, यानी कि सपोर्ट नहीं करता है डायनामिक अपडेट्स को विदाउट रिलोडिंग द पेज। यानी कि अगर हमको डायनामिक अपडेट्स देनी है तो हमको रिलोड करना पड़ेगा बार बार पेज को। लेकिन DHTML में ऐसा कुछ नहीं है, हम विदाउट फुल पेज रिलोड्स हम डायनामिक अपडेट्स दे सकते हैं। HTML की स्क्रिप्टिंग की बात करें तो इसके अंदर लिमिटेड स्क्रिप्टिंग होती है। DHTML यूटिलाइज करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे कि जावास्क्रिप्ट को, जिससे कि हम मैनिपुलेट कर सकते हैं HTML के एलिमेंट्स को डायनामिकली। HTML की इंटरेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर लिमिटेड इंटरेक्टिविटी होती है, यानी कि यूज़र के एक्शंस जो हैं वही रिजल्ट की तरह काम करते हैं। DHTML इंटरेक्टिव एलिमेंट्स को प्रोवाइड करता है जो रेस्पॉन्ड कर पाएंगे यूज़र के एक्शंस को डायनामिकली।
एलिमेंट्स की बात करें HTML के अंदर, तो HTML के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं? div एलिमेंट, p एलिमेंट, एंकर एलिमेंट, जो कि कंटेंट के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन DHTML यूज़ करता है स्टैंडर्ड HTML एलिमेंट्स को, ठीक है, लेकिन उनको एनहेंस कर देता है इस तरीके से कि वो डायनामिक बिहेवियर दे पाए। एग्जाम्पल की बात करें तो HTML स्टैटिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए काम आता है, जिनका कंटेंट और लेआउट फिक्स्ड होता है। वहीं DHTML इम्प्लीमेंट करता है इंटरैक्टिव फीचर्स को, जिससे हम डायनामिक वेब पेजेस बना पाते हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन मेन्यूज, स्लाइडर्स, एनिमेशंस वगैरह। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, और मैं एम करता हूँ 100 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक इट। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।